हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 आउट ऑफ 30 प्रश्न, जो हर बार प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। दोस्तों, अपने मन से एक भी प्रश्न लेकर हम नहीं आए हैं। सब के सब जितने ये प्रश्न हैं, सब के सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सब प्रैक्टिस सेट के थ्रू आप लोग को करा रहे हैं और मैराथन क्लास भी आ रही है। हर एक सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर आधारित क्वेश्चन आंसर आ रहा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार शानदार तरीके से ये क्लास चल रही है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। पहले हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि मुक्त अंत वाला प्रश्न किसे कहते हैं। मुक्त अंत को ही अपसारी चिंतन कहते हैं और अभिसारी बद अंत को प्रश्न कहते हैं। तो मुक्त अंत प्रश्न उसे कहते हैं जिसका उत्तर एक से अधिक निकल कर आए, यानी कि हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। जिसका उत्तर फिक्स एक ही न हो, वही मुक्त अंत प्रश्न कहलाता है। और जिसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक निकल के आ रहा है, वो बद अंत प्रश्न कहलाते हैं। तो देख लेते हैं मुक्त अंत वाला प्रश्न निम्न में से कौन है। देखिए, पहला ऑप्शन ए क्या कह रहा है, 2/7 से 7 कितना ज्यादा है। तो आप ये बताइए कि 2/7 -7 आप करेंगे तो इसका उत्तर निकल कर आएगा, तो क्या एक से अधिक निकल कर आएगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक निकल कर आएगा। तो ये मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं हुआ, तो इसको हम लोग काट देते हैं। बी देख ले रहे हैं क्या कह रहा है, 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए। तो अब ये बताइए कि आरोही क्रम में जो ये संख्या है, इन्हीं संख्या में से क्या आरोही क्रम आप लिखेंगे तो क्या आप अनेक प्रकार से लिख देंगे? नहीं ना, एक ही प्रकार से तो लिखेंगे। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो एक ही प्रकार से तो सजाएंगे आरोही क्रम में। पहले 8, फिर 9, उसके बाद से 17, तब 19, तब 25, 71, 85 ऐसे आएगा। सिर्फ एक ही प्रकार से, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसका उत्तर कैसे निकल कर? सिर्फ एक ही तो उत्तर निकल कर आया। तो क्या मुक्त अंत प्रश्न हुआ? नहीं हुआ। तो ये भी क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं सी देख लेते हैं, कौन सा बड़ा है, 1/3 या 7/5। अब ये बताइए, आप लोग को तो फिक्स है कि 7/5 बड़ा है इससे, 1/3 से। तो इसका उत्तर डायरेक्ट आपका फैक्ट निकल कर आ गया कि 7/5 बड़ा है। तो ये भी क्या हुआ, ये भी मुक्त अंत वाले प्रश्न नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे। 2.7 से बड़ी कोई चार संख्या लिखिए। अब बताइए, 2.7 से कोई आप चार बड़ी संख्या सोचिए। मान लीजिए चार लड़के हैं, चार लड़कों को हम कह देंगे कि 2.7 से कोई बड़ी चार संख्या बताइए। तो कोई 3, 4, 5 बता देगा, कोई 10, 15, 20, 16, 100 बता देगा। क्योंकि 2.7 से बड़ी संख्या आप सोचिए क्या हो सकता है। 2.7 से बड़ी संख्या अनेक हो सकता है, बहुत हो सकता है। 2.7 से बड़ी संख्या 2.9, 2.10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनेक प्रकार, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, करोड़ों, यानी कि अनंत हो जाएगी। तो क्या ये मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं हुआ? तो हुआ, क्योंकि जिसका उत्तर एक से अधिक निकल कर आए और अनेक प्रकार से आप सोच सकते हैं, तो वही मुक्त अंत प्रश्न कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लॉक हो जाएगा। 2.7 से बड़ी कोई चार संख्या लिखो, ये मुक्त अंत वाला प्रश्न हुआ। सीटेट के एग्जाम में दोस्तों ऐसे ही आप लोग का क्वेश्चन आएगा। अगर मैथ संपूर्ण पैडागोजी नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। मैथ पैडागोजी अब मैथ कंटेंट सवाल करा दिए हैं, बहुत ही शानदार शानदार तरीके से। हिंदी पैडागोजी पूरी पूरी खत्म कर दिए हैं, जाकर अपने लिस्ट में देख सकते हैं। ईवीएस कंप्लीट, एनसीईआरटी, ईवीएस कंप्लीट पैडागोजी सब पढ़ा दिए हैं। सीडीपी बचा है, वो भी धीरे धीरे जो बचा है वो क्लास आती रहेगी। और प्रैक्टिस सेट आप लोग करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर हम करा रहे हैं बहुत ही शानदार शानदार तरीके से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। तो हम क्या बताएं, मैथ पैडागोजी में एक एक वर्ड जो जितने पैडागोजी है सब के सब बता दिए हैं। तो क्या बताए हैं कि सरल आकृतियां, उसके लंबे किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण जियो बोर्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। नहीं देखे हैं तो इसके डिटेल में जाकर देख लीजिए। मैथ पैडागोजी में पूरी की पूरी डिटेल अब पढ़ा दी है, जितने जियो बोर्ड, 3D 2D शेप जितने हैं सब के सब बता दिए हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए ये सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, अपने मन से एक भी प्रश्न हम लेकर नहीं आए। देखिए निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से क्या, निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यह 4 खंबे हैं, यहाँ कितने खंबे हैं, 4 खंबे हैं, जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 235 सेंटीमीटर है। यदि इन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगी। यह सवाल निम्नलिखित में से किसके लिए पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं किसके लिए पूछा गया है। क्या एचसीएफ तथा एलसीएम पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने के लिए, या गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा के लिए, या एचसीएफ ज्ञात करने के कौशल की जांच करने के लिए, या सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे। यह जो सवाल पूछी गई है, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए की गई है। ये सब के सब पेडागोजी आप समझ में आ जाएंगे। संपूर्ण पेडागोजी देख लीजिए और मैथ पेडागोजी सब के सब सॉल्व कर देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित कक्षा 3 की, क्या कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। एक दूध वाला 10 दिन में क्या करता है, 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है। वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। तो मान लीजिए एक दिन में 10 दिन में 1410 लीटर बेच रहा है, तो एक दिन में 0 से 0 काट देंगे, 141 लीटर। तो हमें ये नहीं सॉल्व करना है। ये दिया है कि उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है। क्या संश्लेषण, या ज्ञान, बोधन, या विश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी लॉक कर देंगे। ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की विश्लेषण दक्षता की ओर संकेत करता है। क्या विश्लेषण दक्षता की ओर संकेत करता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद किस चरण में है। देखिए अमूर्त में तो कठिनाई होती है, यानी कि अमूर्त में तो होगा नहीं। जिन पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं, चारों की 4 ही अवस्थाएं पूरी की पूरी डिटेल में हम बता दिए हैं, जाकर एक बार देख लीजिएगा। इसमें क्या है, वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण कर सकता है, तो वर्गीकरण हम क्या बताए हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिन पियाजे की तीसरी अवस्था है, जिसमें लड़का क्या करता है, वर्गीकरण करना सीख जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 वो भी जान जाता है, लेकिन अमूर्त प्रमाण के तथ्य पे नहीं जान पाता है। तो जिन पियाजे की तीसरी अवस्था यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के चरण पे है। इसकी पूरी डिटेल में दोस्तों हम बता दिए हैं, नहीं देखे तो जाकर आप देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, क्या 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की निम्न में से क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। बिल्कुल ऑप्शन पहला है हम लोग का राइट हो जाएगा। क्या जो गणितीयकरण बच्चे की पूर्व धारा उनके तार्किक निष्कर्ष अनुशीलन करने का यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि इसमें पूर्व धारणाओं की भी जिक्र की गई है। तार्किक निष्कर्ष, अमूर्त चिंतन सब एक प्रकार के संसाधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, केवल हल किए गए अभ्यास को शामिल किए। केवल हल ये गलत हो जाएगा।
सबूत पेडागोजी में बताया कि जहाँ केवल की बात की है तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। उन्हें मोटिव है भारी, देखिए मोटिव होने नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एनसीएफ क्या करता है, कम की बात की गई है। तो अब असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। 2005 किस पे बल देती है देख लेते हैं। गणितीय चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। निम्न उपयोगकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। आप संपूर्ण पेडागोजी देख लेंगे दोस्तों तो आप पेडागोजी सॉल्व कर देंगे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। देखिए दिया है 9, 10 और 35 के सबसे सार व गुणज और सबसे बड़े सार व गुणनखंड का अंतर। तो यानी कि यहाँ पे जिक्र किया है कि सबसे छोटे सार और गुणज यानी कि सबसे छोटे यानी कि एलसीएम निकालेंगे। तो जब हम लोग 5, 10, 35 यानी कि 5, 10, 35 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। क्योंकि देखिए 5 भाग देंगे, 5 सत्ते 35 और 10 से 35 में नहीं जाएगा, ट्रिक हम बता रहे हैं। तो 35 का दुगुना करिए, 35 दूना के 70, तो 70 में 5 से भी भाग चला जाएगा, 10 से भी भाग चला जाएगा, नहीं 70 एलसीएम आ गया। 70 एलसीएम आ गया और पूछा है क्या, सार और सबसे छोटे सार और गुण और सबसे बड़े सार और गुण का अंतर। तो सबसे बड़े यानी कि एचसीएफ यानी कि मौसा निकालेंगे। तो 5, 10, 5 यानी कि 35, 5, 10, 35 का मौसा कितना आएगा, 5 आएगा। तो इन दोनों का अंतर एलसीएम 7 आया, मौसा 5 आया, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 65। तो ऑप्शन नंबर किसमें 65 है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का लॉक हो जाएगा। अगर दोस्तों नहीं आप लोग को आता है एलसीएम एचसीएफ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। वैसे नॉर्मली ये सब है। देखिए संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। तो देखिए 105 के गुणनखंडों की संख्या आप देख लेते हैं। तो कैसे 105 का गुणनखंड निकालिए, 105 का गुणनखंड निकालेंगे, पहले 1 रहेगा, फिर गुणे 2 से करेंगे, 2 से 2 पचे 10 ये जाएगा नहीं, 3 से चेक करेंगे, 3 तिली के 9 क्या है, और 3 पचे 15 यानी कि 3 हो गया। देन उसके बाद क्या हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 7, ये क्या हो गया 105 का गुणनखंड। तो क्या है कि संख्या है, तो यानी कि एक तो हम लेंगे नहीं, तो 3, 5, 7, तो ये क्या हो गया 1, 2, 3, क्योंकि एक तो छुपा रहता है हर सब में, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि 3 ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को करना है दोस्तों, ठीक। अगर नहीं निकाल पा रहे गुणनखंड तो देख लीजिए 105 को एलसीएम के थ्रू कर दिए, देखिए 2 से कटेगा नहीं कटेगा, फिर 3 से चेक करेंगे, 3 तिली के 9, 3 पचे 15, पहले छोटी से छोटी संख्या हम लोग काटते हैं, 2 से पहले काट कर देखेंगे नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 से कट गया, फिर 4 से काटेंगे, देखिए 35, 4 से नहीं कटेगा, उसके बाद हम लोग 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, फिर क्या है 7 से कट गया, यानी कितनी संख्या है 3, 5, 7, कितना आ गया 3, 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। देखिए यदि समय अब 2:17 PM हो रहा है, कितना 2:17 PM है, तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 के पश्चात क्या समय होगा। तो क्या होगा, देखिए 2:17, 11 घंटे यानी कि 11:59 यानी कि 11:59, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, जोड़िए, 9 6 15, 1 16 को 6 1 हासिल हो गया, 5 1 6 1 7 यानी कि 76 हो गया, 2 1 3 यहाँ पे बता दिए, 2 1 3 और 1 यानी कि 13 बजकर कितना, 13:76। तो आप 13 से 76 मिनट में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो इससे 76 में 1 घंटे लेंगे यानी कि 60 मिनट, तो यानी कि 14 बज के कितना हो जाएगा, 14 बज के यानी कि 60 76 में से निकल जाएगा तो 16 बज गया। तो आप 14:16, तो 14:16 को क्या लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे PM है तो यहाँ पे AM हो जाएगा, तो 2:16 ऑप्शन नंबर क्या होगा, AM। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, यानी कि 2:16, क्योंकि 16 PM नहीं होगा, क्योंकि जब 12 घंटा जोड़ेंगे तो यह AM हो जाएगा। जब 24 घंटा जोड़ेंगे तब तो 2:17 का 2:17 PM होगा।
यहाँ पे 12 घंटे जोड़ रहे हैं तो PM का AM हो जाएगा, तो 2:16 AM। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 3.5 क्या 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है, कितनी है डिग्रियों की संख्या है, तो 3.5 में कितनी डिग्री होते हैं आप लोग चेक करिए। देखिए 3 समकोण डिग्रियों की संख्या माने समकोण कितनी है, समकोण कितने एंगल का बनाता है, तो 90 डिग्री। एक समकोण में कितने हैं 90 डिग्री का एंगल बनाता है समकोण में। तो अब बताइए यहाँ पे दिया है 3.5, तो 3.5 का तो हम कैसे निकालेंगे, पहले 3 का निकाल ले रहे हैं, तो 90 गुणे 3 यानी कि 29 यानी कि 270 एंगल हुआ। अब यहाँ पे 270 हो गया, 3.5 यानी कि 3 का तो निकाल लिए कि 90 गुणे 3 बराबर 270। अब बचा कितना 3.5 यानी कि आधा बचा 1/2, तो अब 90 का 1/2 कर दीजिए, तो कट कर कितना आएगा 45। तो पहले जब 3 का निकाले हैं तो कितना आया है 3 का 270 आया है, और आधा 1/2 3.5 हो गया तो 45 आया, तो 45 जोड़ दीजिए, तो 5 7 4 11 2 1 3 यानी कि 315 एंगल। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है 315, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे 315 डिग्री। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों इसमें आता है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग की, बस आप लोग को मैराथन हमारा मैथ देख लीजिए, पैडागोजी का भी देख लीजिए, और ये प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। देखिए 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े बराबर है, तो 11 इकाइयाँ, तो 11 इकाइयाँ ये हो गया, 11 इकाइयाँ बराबर 11 इकाइयाँ, 11 दहाइयाँ, तो पहले आप क्या करेंगे 11 दहाइयाँ, जैसे कि मान ली 11 इकाई, इकाई में 1 होता है, तो 11 गुणे 1 इकाइयाँ 11 हो गया, 11 दहाइयाँ 11 गुणे दहाई हो गया कितना 110 हो गया कि नहीं। अब क्या पूछा है 11 सैकड़ा, तो यानी कि 11 गुणे सैकड़ा, सैकड़े में 100 इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक। तो 11 गुणे सैकड़ा करेंगे तो कितना आएगा, अब जोड़ दीजिए 11 11 1 2 जीरो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अब क्या पूछा है 11 से, अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए कितना आएगा, देखिए पहले में 11 फिर 110 फिर 100, तो अब जोड़िए 11 11 जोड़ दिए, अब जोड़िए प्लस 110, कितना आया था 110 आया था, अब जोड़िए प्लस 1100 आया था। अब इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, यानी कि इसको जोड़ेंगे 1 आएगा, इसको जोड़ेंगे 1 1 है, ये 2 आएगा, यहाँ पे जो 1 1 2 ये भी आएगा, और 1 ये लास्ट उतर जाएगा, यानी कि 1221। ऑप्शन नंबर इसको जोड़ देंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 500 क्या 509 और 3028 का योग है, ये सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, ये नहीं कि अपने मन से नहीं। 509 कैसे लिखेंगे, 509 ऐसे लिखेंगे, 509 लिख दिए, अब क्या लिखेंगे 509 हो गया 3028 प्लस 3028 लिख दिए, अब इसको जोड़ देंगे, यही आंसर निकल कर आ जाएगा। बताइए कितनी सरल है, बताइए बहुत सरल है, इनको जोड़ेंगे तो 35 37 आंसर हो जाएगा, 35 37 को जोड़ देंगे तो ऑप्शन नंबर बी। जोड़ना भी देखिए, अगर जोड़ घटा नहीं सकते तो भाई आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो जोड़ घटाना तो इतना तो सीख लीजिए, बाकी हम सब मैं सिखा देंगे। गुणा भाग जोड़ घटाना आप लोग सीखे रहिए, इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना, बस जोड़ घटाना गुणा भाग बस, तो आप पूरे सीटेट पास हो जाएंगे। जिसको जोड़ घटाना गुणा भाग आ गया सबके सब आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें यही खेल है जोड़ घटाना गुणा भाग का, और कुछ नहीं, और पैडागोजी आप पढ़ लीजिए सब सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें भी जोड़ घटाना गुणा भाग सब है, कोई दिक्कत नहीं। किसी वर्ग का परिमाप कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर, और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि चौड़ाई नहीं दिया है, ठीक है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर, देखिए यहाँ पे कीवर्ड दे दिया, यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ पे देखिए आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप क्या था, ये पूरा वर्ग हो गया, तो ABCD यानी कि 4A बराबर 24 सेंटीमीटर दे दिया है, इसका वर्ग का परिमाप 4A बराबर 24 सेंटीमीटर दे दिया है,
तो दिया है कि आयत यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है। अब पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का परिमाप होता क्या है, तो आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो दिया है कि वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप बराबर है, तो जितना वर्ग का परिमाप 24 है तो उतना ही तो आयत का परिमाप 24 होगा, तो 24 बराबर लिख दीजिए, क्योंकि वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप दोनों बराबर दिया है। तो अब इसको काटिए, हो जाएगा तो एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 12, 2 से 24 में काटेंगे 12, तो एल प्लस बी बराबर कितना निकल के आया, एल प्लस बी बराबर निकल के आया 12। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, यानी लंबाई कितनी है 8, तो यहाँ पे 8 रख देंगे, बी निकल के आ जाएगा। तो बी बराबर कितना, 12 में से 8 जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 4, यानी कि एल का मान आ गया, एल का मान दिया है 8, बी का मान आ गया 4। तो अब क्या पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 8 8 लंबाई हो गया, 4 चौड़ाई, तो 8 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 32, हमारा राइट है। बस यही तो करना है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप रखते चले जाइए, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करिए। उसके बाद देखिए हम बता दे रहे हैं, ये पूरी ये थ्योरी जो आयत वर्ग पे सवाल है, मैथ पैरागोजी और मैथ कंटेंट वाला सवाल जो बताए हैं सब ये बताए हैं, एक बार देख लीजिएगा, उसमें सूत्र भी बताए हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यही सब पूछता है, वर्ग और आयत से दोनों मिलाकर ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग 1 नंबर आएगा। वर्ग वर्ग की भुजा ए होती है, तो वर्ग का परिमाप 4a होता है, क्योंकि 4 भुजाएं होती हैं। बस ऐसे ही एक बार देख लीजिएगा संपूर्ण पैडागोजी, मैथ पैडागोजी और मैथ सवाल, इसमें देखिए ये भी बताए हैं, मैथ सवाल में भी बहुत शानदार तरीके से थ्योरी आप एक बार देखिएगा, मजा आ जाएगा। संख्या 12, 3, 4, 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। स्थानीय मान अंकित मान भी बताया, लेकिन इसमें भी बता दे रहे हैं कि स्थानीय मान किसे कहते हैं और अंकित मान किसे कहते हैं। देखिए स्थानीय मान, जिसका स्थानीय मान पूछे उस संख्या को रखकर जितने दाहिने बचेगा वो 0 रख दीजिएगा। तो यानी कि स्थानीय मान 3 हो गया, तो इसके दाहिने कितने अंक बचे हैं 2, तो 2 0 उतार देंगे, यही स्थानीय मान आ जाएगा। तो स्थानीय मान 3 के स्थानीय मान यानी कि 300 आ गया। तो अंकित मान, देखिए अंकित मान और जातीय मान दोनों को एक ही बोला जाता है, या तो अंकित मान बोलिए या तो जातीय मान बोलिए। तो जातीय मान बोलेगा और अंकित मान बोलेगा तो वही की वही संख्या हो जाएगी। तो अंकित मान क्या है 3 है, तो -3 कर दिए, क्योंकि दोनों का अंतर पूछा है। तो 300 में जब 3 जाएगा तो कितना आएगा 297, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 297। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं पूछा है दोस्तों, कौन सा सही नहीं है। देखिए एक घन के 6 फलक होते हैं, बिल्कुल एक घन के 6 फलक होते हैं, सत्य है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सही नहीं है। तो 1 मिलीलीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल सत्य। 1 मिलीलीटर बराबर कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर, ये भी सत्य हो गया। देखिए 0.10 और 0.1 समान है, बिल्कुल समान है, चाहे 0.1 लिखिए चाहे 0.10 लिखिए, समान है। और यही एक एक हो जाता तो गलत हो जाता है जीरो, क्योंकि भाई दशमलव के आगे कितनी भी जीरो लगाएंगे, कोई संख्या के आगे तो कोई महत्व नहीं है। तो 0.10 और 0.1 समान है, ये भी सत्य है। देखिए 56.7 किलोग्राम बराबर 56.7 होता है, नहीं यही गलत हो जाएगा, क्योंकि 56.7 बराबर होता है 56.700, इतना ग्राम होता है। क्योंकि 3 जीरो बढ़ेगा तो ये एक आप 1 जीरो हटा देगा दशमलव को, तो 0 हो जाएगा, तो 56,700 ग्राम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है, गलत का गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों, देखिए नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। दो नाव हैं, दोनों नाव की चाल, पहली नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा
दूसरे नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान के एक समय पर चलती हैं तो 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी होगी। दोनों एक ही समय पर चल रहे हैं तो 3.5 घंटे के पश्चात उनके बीच की दूरी होगी। तो देखिए दूरी बराबर होता क्या है, आप लोग याद कर लीजिए। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। क्या? चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। आइए जब चाल पूछेगा तो पक्षांतर कर देंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय। समय पूछेगा तो पक्षांतर कर देंगे तो दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे पूछा है कि उनके बीच की दूरी, तो दूरी याद कर लीजिए। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है और इसी पे हम लोग रखेंगे। देखिए कैसे रखेंगे। पहली है क्या है 20 गुणे 3.5। 3.5 को हम कैसे लिखेंगे, मतलब 3 हो गया 1/2। 3 दूना के 6, 1 7/2 हो गया ना। तो हम लोग रख दिए 3.5 को, क्या 3.5 घंटे को 7/2 रख दिए। इसको काट दीजिए क्योंकि चाल बराबर होता क्या है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल कितना दिया है, चाल 3.5 घंटे। तो दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल गुणे समय पर रख दिए दूरी चाल। तो 20 से 2 का 20 से काटेंगे 10 हो जाएगा। 10 सत्ते 70 यानी कि पहली चाल निकल कर आ गया 10। 10 सत्ते 70 यानी कि 70 किलोमीटर निकल कर आ गया। अब दूसरी नाव की चाल निकाल रहे हैं हम लोग। दूसरी नाव की चाल 23 है तो इसको उसी 3.5 घंटे कितने 3.5 घंटे से फिर गुणा करेंगे क्योंकि इसका भी दूरी पूछा है। तो चाल बराबर दूरी बटा चाल गुणे समय होता है। इसको काटेंगे 7 त्रिक 21, पहले गुणा कर लेंगे 2 से 23 कटेगा नहीं। तो 7 त्रिक 21 2 बचा, 7 दूना 14 1 15। 7 त्रिक 21 को 1 2 हासिल, 7 14 2 16 हो गया। तो 16/161/2 से करेंगे 2 अट्ठे 16 जीरो यानी कि 80.5। पहला निकल कर आया 70, दूसरा निकल कर आया 80.5। तो इन दोनों को घटा देंगे क्योंकि एक ही दिशा में पूछ रही है। तो इन दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80.5 से 70 घटाएंगे तो 10.5 निकल कर आएगा किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर किसमें है 10.5, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो पहला सत्य हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। देखिए संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर शेषफल है। देखिए 9 से मान लीजिए ऐसे आप करेंगे 90707, थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम बता रहे हैं 9 से भाग दे रहे हैं, तो 9 से भाग दे रहे हैं तो 9 वाला संख्या पहले काट दीजिए, खत्म हो गया। तो अब बचा कितना 707 बचा। तो 707 बचा, जितने भी 9 मान लीजिए यहाँ पे भी 9 रहता काट देते, यानी कि 3 भी रहता, 4 भी रहता, 2 रहता, तो 4 2 7 2 9 जोड़कर काट देते, जितने 9 रहते सब काट देते। तो बचा कितना, इसमें जब 9 काट दिए तो बचा कितना 707। जब 707 को 9 से भाग देंगे डायरेक्ट दीजिए 707 से, 9 सत्ते 63, 63 तो बचा कितना 7 बचा। तो 7 बचा, 7 यहाँ पे मान लो अपने माइंड में रख रहे हैं 77 हो गया। तो 9 अठे 72 बचा कितना 5, 5 यही शेषफल बच गया। ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। ऐसा ही तो करना है दोस्तों। बस देखिए एक ताजा मछली, क्या एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। छोड़ेंगे सुनीता 1500 किलोग्राम ताजा मछली 25 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीद कर उनको सुखा कर 80 रुपए प्रति किलो के भाव पे बेचती है, वह कमाती। अब देखिए मान ली 2500 रुपए किलो खरीदती है ताजा मछली 25 रुपए के भाव से। तो मान लीजिए 1500 किलोग्राम हुआ और गुड़े 25, मान लीजिए 1500 किलोग्राम ताजा मछली खरीदी है 25 रुपए के भाव से। तो आप या कर लीजिए गुड़ा कि 25 कितना हो जाएगा कुल। तो 25 का 15 में गुड़ा करेंगे 375, 375 हो गया। और जब 375 हो गया तो 2 जीरो जोड़ दीजिए, यानी कि 37,500, यानी कि 37,500 रुपए। कितना 37,500 रुपए हुआ। 1500 किलोग्राम ताजा मछली 25 रुपए के भाव से खरीदती है तो 37,500 में खरीद लेती है। अब दिया है कि 1/3 भाग रह जाता है। जब मछली को सुखाती है तो इतना मछली लाती है, 1500 किलो मछली लाती है तो इसको जब सुखाती है तो 1/3 रह जाता है। तो 1500 का 300, 1/3 निकाल लीजिए।
1/3 निकालेंगे तो 3 पचे 15 यानी कि 500। कितना? 500 किलोग्राम हुआ। और जब खरीद कर लेकर आती है तो 37,500 होता है। और उसी को सुखाकर क्या करती है, 1/3 भाग बच जाता है, तो यानी कि 500 किलोग्राम। तो अब दिया है आगे क्या, कि उनको सुखाकर 80 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेच देती है। तो सुखाती है तो कितना किलो होता है, 500 किलो होता है। तो 500 किलो होता है तो 80 के भाव से बेचती है। तो 8 5 40, 3 जीरो ऐड कर यानी कि 40,000। तो 40,000 कमाती है और 37,500 में लाती है। तो कितना उसको मुनाफा होता है, घटा देंगे यानी कि 2500 रुपया मुनाफा होता है। ऑप्शन नंबर 2500 देखें किसमें है, तो बी लाख हो जाएगा हमारा 2500 रुपए। ऐसा ही तो करना है दोस्तों, कुछ नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप लोग करते जाएंगे। देखिए निम्न प्रतिरूप को देखिए। देखिए बोर्ड मास, ऐसे क्वेश्चन को बोर्ड मास रूल से सॉल्व करते हैं। क्या? बोर्ड मास रूल। बी माने ब्रैकेट होता है, ओ माने ऑफ जो काके की होता है, डी माने डिवीजन यानी कि भाग होता है, एम मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होता है, ए मतलब एडिशन यानी कि जोड़ होता है, एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव होता है। ठीक, तो बोर्ड मास रूल का प्रयोग करेंगे जब ब्रैकेट श्रैकेट फलान ढकान रहेगा तो अब देखिए यहाँ पे पहले ब्रैकेट के सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट पहले है, बोर्ड मास वो बी ब्रैकेट। तो 9 माइनस 8 बराबर कितना हो गया, 8, अब भागे 8 1। ठीक है, 98 में से 2 गया 96, 12/96, ठीक है। इसको भी करेंगे, इतना आएगा, इसको भी इतना आएगा। ये इसी प्रतिरूप के अनुसार इसको भी करना है। तो 98, 76, 54 में 6 घटा देंगे और 8 से जब भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी लॉक कर देंगे। 123 456 आएगा। क्योंकि देख लीजिएगा इतना तो आप कर सकते हैं कि इतने में से 6 घटाकर 8 से भाग दे सकते हैं। हम क्या बोले हैं कि जोड़ गुणा भाग बस इतना कर लीजिए, सब हम सॉल्व करा देंगे एकदम। देखिए एक बोतल में, इसको देखिए एकदम शानदार तरीके से बता रहे हैं। एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है। कितनी? 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है। और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। तो 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या कितनी होती है? तो अब बताइए कि 450 लीटर जूस के लिए बोतलों की संख्या होगी। बोतलों की संख्या पहले कितनी है? बोतलों की संख्या देख लीजिए, 750। एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस और 450 लीटर जूस की आवश्यक कार्टूनों की संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 750 मिलीलीटर है, अब 450 लीटर है, तो 1 लीटर में कितना होता है? 1 लीटर में 1000 या 1000 मिलीलीटर होता है। तो हमको 450 को मिलीलीटर में चेंज करेंगे, तभी तो मिलीलीटर से भाग देंगे 750 से। तो 450 मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 लीटर होता है मिलीलीटर, तो 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब बढ़ा देंगे तो 7500 750 से भाग देंगे, क्योंकि ये भी मिलीलीटर हो गया, ये भी मिलीलीटर हो गया। तो जब सेम को एक ही माध्यम में जब करेंगे, जैसे किलो को किलो में करेंगे, ग्राम को ग्राम में, मिलीलीटर को मिलीलीटर में, तभी तो भाग कटेगा। तो 7 जीरो से जीरो कट गया। तो अब 15 से मान लीजिए आसान है, ये कितना जीरो बचा? 3 जीरो बच गया। तो जब काटेंगे 15 से काट दिए, 15 तिया 45, 3 जीरो हो गया और 15 पचे 75, अब 5 6 के 30 यानी कि कितना हुआ? 600। यानी कि इसको काटा पीटी करने के बाद कितना आया? 600 आया। अब दिया है क्या कि बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है, तो आवश्यक कार्टूनों की संख्या कितनी होगी? तो 600 तो बोतल निकल कर आ गए हमारा, और एक बोतल होगा, तो यानी कि 600 बोतल को एक बोतल से भाग देंगे। तो 600 बोतल को एक बोतल कितनी है? 6 बोतलों को एक कार्टून में, यानी कि 100। तो ऑप्शन नंबर पहला लॉक हो जाएगा, ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, किसी आयताकार बक्से की, क्या? किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। तो 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी?
कितनी होगी, तो बक्सा का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे आयतन, एल बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही ना होता है दोस्तों बक्स का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 4 गुणे 3 गुणे 2 यहाँ पे दिया है, देखिए 4 गुणे 3 गुणे 2 एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि 4×3 12 दूना के 24, यानी कि 24 इसका क्या आ गया, बॉक्स का आयतन निकल कर आ गया कितना, 24 निकल कर आ गया। और कितना दिया है कि 8664 सेंटीमीटर, क्या 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी। तो बॉक्सों का आयतन निकल कर आ गया लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि इसी से तो भाग देंगे, आयतन से ही तो भाग देंगे घनों में, तो हो गया। तो बॉक्सों की संख्या बराबर कितनी होगी, 8664/24, काटा पीटी करेंगे तो 361 निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। देखिए 1/3 का, क्या 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल डैश की ओर संकेत करता है। तो किसमें संकेत करता है दोस्तों, उच्च स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। या ऑप्शन नंबर बी, निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता है। बिल्कुल सत्य, इसमें जो समतुल्य भिन्न की बात है, प्रक्रमणकारी की बात की गई है, तो यहाँ पे निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्रायः शिक्षार्थी, इसमें क्या करते हैं, प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है, इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारक हो सकता है, मतलब त्रुटि हो सकता है, क्योंकि भाई देखिए बड़ा तो है नहीं, लेकिन लड़के बड़ा समझ रहे हैं, क्योंकि 0.5 और 0.50 ये इसका समान ही होता है, बड़ा नहीं है। क्या बताए, दशमलव संख्या के बाद जितने जीरो लगाएंगे कोई मत तो नहीं है, तो 0.5 0.50 ये सब दोनों समान ही है। तो ये त्रुटि सर्वाधिक संभावित कारक हो सकता है। तो कौन हो सकता है, इसमें देख लेते हैं। क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, क्या करता है, भ्रांतिपूर्ण संकल्पना कर रहा है, बिल्कुल सत्य हो गया। दशमलव में ये शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, तो ऑप्शन पहला ही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में क्या करता है, शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल, क्या गणितीय जनरल यानी कि पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह विधि है, यह विधि है दोस्तों, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, या शिक्षार्थियों गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। सिर्फ परीक्षा करेंगे गलत हो जाएगा। अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, सिर्फ ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करने की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही लॉक हो जाएगा, क्योंकि इसमें भर के पूरी भर के दिया है पॉजिटिव वर्ड। गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार स्तर चक्षुष्करण, देखिए वेन हीले ज्यामितीय पैडागोजी मैथ पैडागोजी में बताया है, नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पूरी डिटेल में बताए हैं। चाक्षुषीकरण विश्लेषण अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, दृढ़ता, या कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए बहुभुज भेद। देखिए हम क्या बताएं, ये जो शेप है, ये शेप्स हम किस में बताए थे, यही बताए थे ना वेन हीले के चाक्षुषीकरण में। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा, क्योंकि उसमें सब बताए थे कि भुजाओं को वर्गीकरण करना, संख्याओं के आधार पे अलग वर्गीकरण करना, ये सब क्या है, चाक्षुषीकरण वेन हीले के चाक्षुषीकरण सिद्धांत पर आता है। इसकी पूरी की पूरी डिटेल हम बता दिए हैं, मैथ पैडागोजी में नहीं देखे तो जाकर देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से बताएं दोस्तों। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों
घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वे हैं। तो वे हैं दोस्तों, कौन से हैं देख लेते हैं। बच्चे का देखते हैं। ए, कमजोर गणित कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल, कमजोर शाब्दिक चाक्षुष श्रव्य और कार्यकारी स्मृति, कमजोर चाक्षुष प्रक्रम योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संग्रह और चाक्षुष समन्वय। यही ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह केंद्रित है किस पे? शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पे, या परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने। परिभाषाओं सूत्रों की बात हम कहें दोस्तों संपूर्ण पेडागोजी में, तुरंत वो गलत हो जाएगा। और व्याख्यान कभी भी छोटे बालक को छोटे वैसे व्याख्यान कभी भी नहीं देना है, ये भी गलत हो जाएगा। गृह कार्य से भी बचना है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लॉक हो जाएगा। गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित आरेख है। 15 यहाँ पे देखिए, इसकी पढ़कर देना है आंसर। इसमें क्या बताए, देखिए हर चीज में 15, 3 3 6 3 9 3 3 चौको 12 3 5 15, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15। यहाँ पे इसको दिया है कि इसको दर्शातित कर रहा है, तो देख लीजिए इस्तेमाल इसमें किसमें इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। तो क्या ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, दिया दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान, क्षेत्रफल की संचयी प्रकृति सिर्फ नहीं, गुणन की संचयी प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान। आज का चित्र अभाज्य देखे, अभाज्य 15 संख्या अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें नहीं दिया है। तो इसमें अस्मिता यानी कि पहला ही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे दोस्तों। और आप लोगों का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए।